गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फिट एंड फाइन होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हैं और किस तरह से रेलवे के एग्ज़ाम सारे पेपर क्वेश्चनों को पूछा रहा है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उलट बासिया किस भारतीय कवि से संबंधित है। तो उलट बासिया किससे संबंधित है दोस्तों? वो है कबीर से। दरअसल दोस्तों, उलट बासिया एक तरह की कविताओं में कही जाने वाली पद्धति है जिसमें किसी भी बात को सीधे तौर पर ना कहकर दोस्तों घुमा फिरा कर कहा जाता है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? उलट बासिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण किस राज्य का हुआ था। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लोवेस्ट अर्बनाइजेशन किसका हुआ था दोस्तों? वो हुआ था हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और सेकंड नंबर पे किसका हुआ था दोस्तों? बिहार का हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? वो है तीरथ सिंह रावत, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले बने हैं। और बिहार के कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार। और सबसे अधिक अर्बनाइजेशन किसका हुआ है दोस्तों? वो हुआ है दोस्तों दिल्ली का हुआ है, और सेकंड नंबर पे है चंडीगढ़। और अगर हम राज्यों की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, और राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन किसमें का हुआ है दोस्तों? वो हुआ है गोवा का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन दोस्तों ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले दोस्तों जो नीति आयोग थे उसे हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ। कब हुआ था दोस्तों? खत्म कब किया गया था इसे? 13 अगस्त 2014 को इसे खत्म किया था। उसके जगह पर किसे लाया गया था दोस्तों? नीति आयोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इसके जो फर्स्ट चेयरमैन कौन होते हैं दोस्तों? वो है नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों जो चेयरमैन होता है नीति आयोग का वो इंडिया का पीएम ही होता है। ठीक है दोस्तों, और अरविंद पनगड़िया वॉज अ फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। जो फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे दोस्तों? वो है अरविंद पनगड़िया। और फर्स्ट डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन है यानी योजना आयोग का, कि वो कौन थे दोस्तों? फर्स्ट चेयरपर्सन वो थे गुंजारीलाल नंदा। ठीक है दोस्तों, और अंतिम डिप्टी चेयरमैन कौन थे दोस्तों? वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आप कुछ और जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। योजना आयोग की स्थापना। और नीति आयोग का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान में नीति आयोग के जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सीईओ हम देख लेते हैं। तो जो चेयरमैन है दोस्तों वो कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार है दोस्तों। और सीईओ कौन है दोस्तों? वो है अमिताभ कांत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, किस अनुच्छेद में है? तो आपने संविधान अगर पढ़ा होगा तो दोस्तों आर्टिकल 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं वो हम आर्टिकल को, कुछ और भी आर्टिकलों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? किस मतलब संविधान के सामने सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 देखते हैं। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कि किसी भी इंसान को हम उसको धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर हमें हम उसे प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 16 ये कहता है दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब जो जितनी भी लोक नियोजन के कार्य होंगे उसमें सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। आर्टिकल 17 क्या कहता है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। मतलब हमारा आर्टिकल 17 ये कहता है कि किसी के साथ भी अस्पृश्यता नहीं की जाएगी दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल नंबर 18 होता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत दोस्तों हमारे आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है?
तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 243 है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? वो है पंचायत से। ठीक है दोस्तों, पंचायत से रिलेटेड है हमारा आर्टिकल 243। और ये कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये है भाग नंबर 14। और अनुच्छेद अगर पूछा जाए एग्जाम में तो अनुच्छेद नंबर है दोस्तों 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक है दोस्तों, 243 से लेकर के 243 ओ तक हमें आर्टिकल 243 को दर्शाया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो वो तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम और भी इसकी कुछ डिटेल देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, उसमें पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था दोस्तों। ठीक है, और पंचायती राज दिवस के रूप में कब मनाया, किस साल में शुरू हुआ था दोस्तों? वो 2010 में हमने पंचायती राज दिवस के रूप में मनाना चालू किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से संबंधित सही कथन कौन सा है इसमें दोस्तों? ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे एग्जाम पेपर में पूछा गया था वो कुछ एक ऑप्शन हमें मिल नहीं पाया है। जो 3 ऑप्शन हमें मिले वो कुछ इस तरह हैं कि ज्वाइंटली सेट अप बाय US एंड चाइना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसे US और चाइना के दोनों ज्वाइंटली मिलकर दोनों ने बनाया है। एक्सपेक्ट और सेकंड है दोस्तों एक्सपेक्टेड टू वर्क टिल 2050। इसका कहने का मतलब ये है कि ये 2050 तक काम करेगा। और लाइज इन लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब ये कहाँ होता है? पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हमें मिल पाए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है कि लाइज इन लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया जाता है किसे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का काम क्या हो दोस्तों? और भी इससे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। जो हमारे यहाँ से साइंटिस्ट जाते हैं दोस्तों स्पेस में, तो वो कहाँ जाकर स्टे करते हैं? वो करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर के। ठीक है दोस्तों, अब इसे बनाने में संयुक्त राष्ट्र की नासा के साथ रॉसकॉस्मोस, जो कि आपको पता होगा कि दोस्तों कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, और जक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, और किसने? ESA जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है, और CSA जो कि कनाडा की स्पेस एजेंसी है, वो काम कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, इसे फर्स्ट लॉन्च कब किया गया था? 20 नवंबर 1998 को इसे लॉन्च किया गया था दोस्तों। स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 248 मील, मतलब लगभग दोस्तों 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है दोस्तों। यह 90 मिनट में लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा जयते जो लिया गया है दोस्तों वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह भारत राष्ट्र का एक आदर्श वाक्य है दोस्तों। जो हमारे ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा गया है पेपर में दोस्तों, तो इसे ही बहुत ही अच्छे से आप याद रखिएगा कि जो सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों कि ये सारनाथ में स्थित है। और ये कहाँ पर है सारनाथ? ये है वाराणसी यूपी में। इसमें 4 शेर है दोस्तों जो चारों दिशाओं की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी है, और एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है, और एक सिंह बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, पत्थर को काटकर बनाए गए इस सिंह स्तंभ के ऊपर एक धर्म चक्र रखा हुआ है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है ने इसे कब अपनाया था दोस्तों? वो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। इनमें केवल 3 सिंह जो है दिखाई देते हैं, चौथा जो है दोस्तों विजिबल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये पेपर 2021 में पूछा गया था, पर पूछा कब गया है दोस्तों? 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? 2018 के जो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किसने किया था? जो होस्ट कंट्री थी दोस्तों वो थी रशिया। और चैंपियन इसमें कौन रही थी दोस्तों? फ्रांस रही थी।
जिसे सेकंड टाइटल मिला था दोस्तों। ठीक है, और रनर अप कौन रहा था दोस्तों? क्रोएशिया रहा था। और थर्ड नंबर पे कौन सा था दोस्तों? वो था बेल्जियम था। ठीक है, चलिए 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ होगा दोस्तों? वो होगा कतर में। कतर की राजधानी मैं आपको बता दूं दोहा है दोस्तों। रशिया की राजधानी मॉस्को। फ्रांस जो है हमारा चैंपियन रहा था इसमें, और रनर अप रहा था दोस्तों वो क्रोएशिया रहा था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो जो कान्हा टाइगर रिजर्व है दोस्तों, जो कान्हा किसली नेशनल पार्क, वो है कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में दोस्तों। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित है? तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों वो किस राज्य का में का प्रचलित है दोस्तों? ये नागालैंड। अभी खाली कुछ दिन पहले दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल को असम में भी मनाया जाने लगा है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि जो 2020-21 में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों वहाँ वो असम में भी मनाया जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम किस देश में है? तो जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कहाँ है दोस्तों? ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में है दोस्तों। ठीक है, वो कोरल सागर दक्षिण प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है। किस तरह का सागर है दोस्तों? एक सीमांत सागर है। विश्व की यह सबसे बड़े मूंगे की दीवार है जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सभी एटीएम को ऑपरेट कौन करता है दोस्तों? तो हमारे जो सारे एटीएम को कौन ऑपरेट करता है दोस्तों? एनपीसीआई। अब जो एनपीसीआई क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वित्तीय स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच जिसे हम कहते हैं दोस्तों। लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम इन इंडिया। आपसे कई बार दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म भी क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका डिजाइन, विकास और स्थापना बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान आईडीबीआरडी द्वारा 2004 में किया गया था ताकि देश में विभिन्न एटीएम को आपस में जोड़ा जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित किसे गांधी पीस प्राइज 2018 दिया गया था दोस्तों? ये किसे दिया गया था दोस्तों 2018 का? तो ये दिया था दोस्तों याहुई सासाकावा, जो कि कहाँ से थी दोस्तों? जापान से थी। और 2017 में किसे दिया गया था दोस्तों? कुष्ठ उन्मूलन जो गांधी पीस प्राइज है किसे दिया गया था 2017 की अगर हम बात करें तो एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अभी हम देख ही लेते हैं इसी के साथ। तो देखते हैं 2018 सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को दिया गया था। 2019 में दिया गया था सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया था दोस्तों। 2017 में मनमोहन सिंह को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो हम सबको पता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। जो जो कौटिल्य है दोस्तों उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी, उस पुस्तक का नाम भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। वो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करता है? तो कौन सा कौन से दो प्लेनेट है दोस्तों जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? तो वो है दोस्तों कौन? वीनस और यूरेनस। और बाकी जितने भी जो प्लैनेट है दोस्तों वो किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं? वो करते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। इवन दो दोस्तों हमारी जो अर्थ है वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है दोस्तों। ठीक है, यूनस सॉरी वीनस एंड यूरेनस आर ओनली टू प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम दैट रोटेट क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि व्हाट आर द यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। कि जो हमारे जो आधुनिक प्रिंटर है दोस्तों उनकी स्पीड हम किस में नापते हैं? तो वो किस में नापते हैं दोस्तों? पेज पर मिनट में। इससे पहले के जो प्रिंटर है दोस्तों वो किस में नापते थे? उनकी प्रिंटिंग स्पीड किस में होती थी? वर्ड पर मिनट में होती थी दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मॉनिटर, प्रिंटर और स्कैनर, हमारे पास जो तीन ऑप्शन आए थे दोस्तों, इसमें जो जो आउटपुट डिवाइस थी दोस्तों वो कौन सी थी? स्कैनर। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ना दोस्तों? तो जो मॉनिटर है ये भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये भी आउटपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है, सॉरी। और इनपुट डिवाइस जो हम देख लेते हैं कंप्यूटर में जो भी होती है वो कौन कौन सी होती है दोस्तों? कीबोर्ड होती है, माउस होती है, जॉयस्टिक होती है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर, और डिजिटल टैबलेट, OCR, OMR, MIMCR। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1885 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, बम्बई में हुआ था। उस टाइम पर दोस्तों 1885 में इसे क्या कहते थे? बम्बई के नाम से जानते थे, पर फिलहाल में इसे मुंबई कहते हैं दोस्तों। इसके ये अध्यक्ष कौन थे 1885 के दोस्तों? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1886 में, कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे दादा भाई नेहरू जी। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन है? तो जो ओलंपिक है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले स्विमर कौन है दोस्तों? वो है माइकल फेलिप्स। कि कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? वो USA से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कितने गोल्ड जीते हैं दोस्तों? 23 गोल्ड जीते हैं, प्लस 3 सिल्वर, प्लस 2 ब्रोंज जीते हैं। टोटल इन्हें 28 मेडल मिले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? तो किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी दोस्तों? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। सर थॉमस रो ने 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया और सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन विलियम्स हॉकिन को 1613 में सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए अंग्रेजी में अनुमति देने के लिए एक फरमान दिया था दोस्तों। ठीक है, और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत कब आई थी दोस्तों? वो सन 1600 में भारत आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटाम किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस, कमजोरी हो जाती है? तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों किसकी कमी से होती है? वो विटामिन ए की कमी से होती है। इसे रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? रतौंधी कहते हैं, या जीरफ्लेथीमिया कहते हैं दोस्तों, है ना? और विटामिन B6 या B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? वो होता है एनीमिया, या रुधिर की या किसकी कमी से होता है? रुधिर की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी, जिसके कारण हमारे मसूड़े जो है फूल जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सूखा रोग, या जिसे हम रिकेट्स कहते हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों? जनन शक्ति का कम होना होता है दोस्तों। विटामिन के की कमी से होता है रुधिर का स्त्राव होना, ऐंठन या हीमोफीलिया हो जाता है दोस्तों। विटामिन B3 की कमी से त्वचा पर दाद होना, विटामिन बी की कमी से। विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है या शरीर में दर्द होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OMR में एम का क्या मतलब है? तो पहले तो हम OMR का मतलब देख लेते हैं दोस्तों। वो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो जो एम का मतलब क्या हुआ दोस्तों? मार्क हुआ। इस, इसको आप याद रख लीजिएगा दोस्तों, OMR का फुल फॉर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम NSE के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। इसे कब बनाया गया था? 1992 में इसे स्थापित किया था। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यह है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एनडीसीज करते हैं दोस्तों निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है दोस्तों 50 सबसे बड़ी कंपनी है अपने यहाँ पे इंडिया में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है दोस्तों? ये भी मुंबई में है। ये कब बना था? 9 जुलाई 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काराकोरम पास, जिसे हम पास को क्या कहते हैं दोस्तों? दर्रा भी कहते हैं, किस शहर के पास है? तो किस शहर के पास है दोस्तों? कारगिल और लेह, लद्दाख,
जो कि चाइना और इंडिया की बॉर्डर पे है। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकंद क्षेत्र के बीच में प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों। कौन सा? काराकोरम दर्रा। चलिए दोस्तों, तुर्क और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो है क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? जो ब्रिटेन के पीएम थे दोस्तों क्रिप्स मिशन के टाइम पे, वो कौन थे दोस्तों? विंस्टन चर्चिल। ये कब से कब तक थे दोस्तों? 1940 से 1945 के टाइम पर दोस्तों। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, की अध्यक्षता में भारत आया था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में 1942 के अंत में असफल प्रयास किया गया था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों उस टाइम पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की सरकार थी वो जर्मनी के साथ मिलकर के विश्व युद्ध लड़ रही थी दोस्तों, है ना। और विश्व युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों कि जो जर्मनी की सेना थी वो ब्रिटेन पर हावी होती जा रही थी। तो उस टाइम पर अंग्रेजों ने क्या किया था कि हमारी भारत की सेना से मदद मांगी थी उस टाइम पर, कि कहा गया था कि आप हमें आपके लोगों को सेना में भर्ती करके विश्व युद्ध जो सेकंड हुआ था उसमें हमारी मदद कीजिए। पर इंडिया ने इसमें मना कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो क्लेमेंट एटली जो कि 1945 से 1951 कैबिनेट मिशन कब से कब तक था दोस्तों? 1946 था। नेवली चैम्बरलिन कब से कब तक थे दोस्तों? 1937 से लेकर 1940 तक। साइमन कमीशन के समय के समय ब्रिटेन में सरकार किसकी थी दोस्तों? साइमन कमीशन जब आया था उस टाइम पर थी स्टैनली बॉल्डविन की दोस्तों। और स्टैनली बॉल्डविन का कार्यकाल देख लेते हैं दोस्तों, 1923 से लेकर के 1929। और फिर कब दूसरा कार्यकाल था दोस्तों इनका 1935 से लेकर के 1937 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये कितने वर्ष होता है दोस्तों? 2 वर्ष का होता है। इसमें जो है 10 अस्थायी मेंबर होते हैं और 5 जो है स्थायी मेंबर होते हैं दोस्तों। और जो हमारा इंडिया है वो भी इसका अस्थायी मेंबर है दोस्तों, है ना। और भारत अब तक 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है दोस्तों। कितने बार रह चुका है हमारा इंडिया अस्थायी सदस्य? 8 बार रह चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस कहते हैं दोस्तों, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली है दोस्तों एक तरह की। यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिकी अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है दोस्तों। ऑपरेटर कौन है इसका? इसका ऑपरेटर है दोस्तों यूएस स्पेस फोर्स। और फर्स्ट इसे लॉन्च कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था फरवरी 1978 में। और जीपीएस रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन करता है दोस्तों पृथ्वी के ऊपर स्थित किए गए जीपीएस उपग्रहों के समूह द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर इसे निर्धारित करता है। और चाइना का जो है दोस्तों बिड्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बिगिन ग्लोबल सर्विस, ये कब स्थापित किया गया था दोस्तों बिड्यू को? 2018 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में सबसे ज्यादा सदस्य किस रियासत के थे? तो जो रियासत थी दोस्तों, यानी जिसे हम प्रिंसली स्टेट भी कहते थे, जहां पर राजाओं महाराजाओं का अधिकार हुआ करता था, उस स्टेट को हम प्रिंसली स्टेट कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे दोस्तों? वो मद्रास में। और मद्रास में कितने नंबर थे ये प्रिंसली स्टेट? कितने थे? 49 स्टेट थे टोटल प्रिंसली, जो कि गवर्न किसके द्वारा किया जाता था? भारत के राजाओं जो पुराने होते थे उन्हीं के वंशजों के द्वारा इसे चलाया जाता था। और जो सेकंड नंबर पर है दोस्तों वो है कौन है? बॉम्बे। इसके कितने सदस्य थे दोस्तों? 21 सदस्य थे। टोटल सीट जो थी दोस्तों हमारी, वो संविधान सभा की वो थी 389। कितनी थी दोस्तों? 389। और इसे कब बनाया गया था दोस्तों? 1946 से लेकर के 1947 तक थे दोस्तों, ये इतनी सीट थी। और आईएनसी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी टोटल सीट कितनी थी दोस्तों? ये थी 208 सीट आईएनसी की थी। AIML मतलब ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की कितने सदस्य थे? वो थे 73 सदस्य थे दोस्तों। और अदर जो थे वो 15 सीट थी उनकी। और प्रिंसली स्टेट जो की थी टोटल 93 प्रिंसली स्टेट थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात साइक्लोन एम्फॉन कहाँ से आया था? तो जो एम्फॉन था दोस्तों साइक्लोन, वो कहाँ से आया था? वो बे ऑफ बंगाल से आया था दोस्तों। वो कब आया था? मई 2020 में आया था। साइक्लोन फैनी जो कि कब आया था दोस्तों? अप्रैल 2019 में आया था। और इससे प्रभावित राज्य कौन से थे दोस्तों? वो थे 2019 में जो साइक्लोन फैनी आया था उससे कौन कौन से राज्य प्रभावित थे? वो थे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य प्रभावित थे दोस्तों। और साइक्लोन बुलबुल जो कि नवंबर 2019 में आया था वो पश्चिम बंगाल में आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारत में कौन सी फसल को आनुवांशिकी संशोधित करने की अनुमति है दोस्तों? तो कौन सी दोस्तों? वो है बीटी कपास या बीटी कॉटन। आपको पता होगा दोस्तों आनुवांशिकी संशोधन का फुल फॉर्म ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र में महेको नामक कृषि जैव प्रौद्योगिकी कंपनी इसकी आपूर्ति करती है। भारत की बीटी कपास का उपयोग 2002 में इसकी शुरुआत के बाद तेजी से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। बीटी ब्रिंजल जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल, ये जो है दोस्तों हमारे इंडिया में बैन किया गया है। कब दोस्तों बैन किया गया है? 2010 में इसे बैन कर दिया है दोस्तों। किसे? बीटी ब्रिंजल को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मालगुडी डेज एवं स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तकों के लेखक कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, हम पहले बचपन में दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता था मालगुडी डेज करके। उसके लेखक कौन थे दोस्तों? वो थे आर के नारायण। अब दोस्तों चलिए हम आर के नारायण द्वारा और भी लिखी हुई पुस्तकों को एक नज़र देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो वो है दोस्तों मालगुडी डेज, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द गाइड, द महाराष्ट्र, द शॉर्ट एंड मॉडर्न, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द पेंटर ऑफ साइन, द इंग्लिश टीचर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द ग्रैंड मदर्स टेल एंड सिलेक्टेड स्टोरीज। इतनी पुस्तकें आर के नारायण द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कच्छ के रण से संबंधित गलत कथन क्या है? तो जो कच्छ के रण से संबंधित हमें सारे ऑप्शन तो नहीं मिल पाए थे दोस्तों, बट जो हमें जो सही था वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये सॉरी दोस्तों, ये जो है वो गलत कथन पूछा गया था। तो जो गलत कथन है दोस्तों, मीठे पानी की झील, दरअसल दोस्तों कच्छ का रण कहाँ पर है दोस्तों? वह गुजरात में। और गुजरात में कहीं पर भी मीठे पानी की झील उपलब्ध नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो कि गलत है दोस्तों, है ना। द ग्रेट रन ऑफ कच्छ साल्ट मार्श है दोस्तों। वहाँ पर जो किस तरह का है? साल्ट मार्श है दोस्तों। इन इन द थार डिजर्ट कहाँ? ये भी जो दोस्तों थार का जो डिजर्ट है वो भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है दोस्तों। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में, जो कितने किलोमीटर का है दोस्तों? 12,454 वर्ग किलोमीटर का जो है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, इसका टोटल एरिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है दोस्तों? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों। दरअसल दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या जारी करता है कि कौन सा देश में बिजनेस करना कितना आसान है, वहां पर कितनी इजिली हम बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। तो उद्योग सहजता सूचकांक विश्व बैंक समूह के के शिमोन डजाकोव और गेरहार्ड पोहल बनाई हुई सूचकांक है दोस्तों। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो भारत की रैंक है दोस्तों वो 63 है। और फर्स्टली जो है वो है न्यूजीलैंड, और सेकंड नंबर पे है दोस्तों सिंगापुर। जो फर्स्ट जो नंबर पे जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसमें फर्स्टली कौन है दोस्तों? वो है न्यूजीलैंड, और सेकंड नंबर पर है सिंगापुर। और हमारी इंडिया की रैंक क्या है? 63rd है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मरकरी Hg सामान्य नाम क्या है? इसके हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्विक सिल्वर के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमारी जो मरकरी है दोस्तों वो जो है सिल्वर के कलर की दिखाई देती है दोस्तों। आपने देखा होगा पारे वगैरह में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। सोडा वाटर कौन सी गैस होती है? तो जो सोडा वाटर होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारी जल D2O इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, का उपयोग किसमें होता है? तो किसमें होता है दोस्तों भारी जल का उपयोग? न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका काम करता है दोस्तों? ये मंदक का काम करता है दोस्तों, मतलब रिटार्डर का काम करता है दोस्तों, है ना। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों भारी जल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। और वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? वो है यूनाइटेड स्टेट में। और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 2019-20 में खाद्यान्न फूड ग्रेन उत्पादन में आरोही क्रम में इसे जमाने का हमें ऑप्शन दिया गया था दोस्तों। कुछ ऑप्शन थे जिसे हमें जमाना था दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों हमारे इंडिया में? वो है चावल पाया जाता है। चावल के बाद गेहूँ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो कि दोनों ही मोटे अनाज के होते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर मक्का, फिर सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है दोस्तों? वो पल्सेस, मतलब हमारे यहाँ पे दालें सबसे कम होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना से संबंधित सही कथन कौन सा है दोस्तों, है ना। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे हम PKVY के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित हम कुछ कथन देख लेते हैं। इसमें को हमें से कुछ पेपर में पूछे गए थे, जिसमें को हमें एलिमिनेट करना था दोस्तों। तो इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? जैविक खाद का प्रयोग करके जैविक खेती से संबंधित योजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। योजना का उद्देश्य जो है दोस्तों, जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और विपणन को प्रोत्साहन करना, मतलब हमारे जो जैविक उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करना था। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना था। किसानों की जैविक खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, मतलब जो किसानों को हम जैविक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। और 500 से 1000 हेक्टेयर भूमि पर 20 से 50 किसान सदस्यों का एक समूह बनाना भी हो, मतलब 500 हेक्टेयर से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक 20 से 50 किसानों का एक समूह बना दिया जाएगा दोस्तों, जो कि जैविक खेती करेंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों एक समूह को अधिकतम 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान भी दिया जाएगा दोस्तों। किसानों को 3 वर्ष में बीज के लिए, फसलों की कटाई और बाजार में उपज परिवहन के लिए 20,000 रुपये प्रति एकड़ भी दिए जाएंगे दोस्तों। तो ये, और जो दोस्तों इस स्कीम को के थ्रू लाया गया था, वो स्कीम अंडर नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के थ्रू इसे लाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो वैल्यूएबल नॉलेज भी है जो है दोस्तों, और भी लोगों को मिल पाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।